हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स को। इसका एक पार्ट पहले ही आ चुका है जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि हमने क्या क्या सारे टॉपिक्स उसमें कवर किए थे। बेसिकली हमने उसमें कवर किया था थर्मोडायनेमिक्स क्या है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किन किन क्वेश्चंस का आपको आंसर पता होगा। तो बेसिक सारी चीज़ें हमने पढ़ी है उस वाले वीडियो में। ओके, हमने एक्सप्लेन करा है बेसिकली उस वीडियो में। नाउ अभी हम इस वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा, जो सेकंड टॉपिक मैंने वहां पे लिखा था दैट वाज टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। बट मेक श्योर इस वीडियो को देखने से पहले आप पुराने वाला वीडियो पहले चेक कर लेना। नाउ जब मैं बोलता हूँ टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स तो व्हाट एग्जैक्टली आई मीन। ओके, तो देखो, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लेट्स अज्यूम आप कोई नया गेम खेल रहे हो, तो कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो उसी गेम में बोले जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ वाइट बॉल, तो वाइट बॉल एक कॉमन टर्म है जो बहुत सारे गेम्स में बोला जाता है, राइट। लेकिन अगर मैं कुछ स्पेसिफिक बात करूं, जैसे क्या हो सकता है, सुपर ओवर, राइट। अब ये एक टर्म होगा जो क्रिकेट के स्पेसिफिक होगा, जो हमें पता है कि हाँ, क्रिकेट में सुपर ओवर यूज होता है, राइट। तो इसका मतलब होता है कि कुछ भी जब आप नया पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स बोल लो, या आप कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन नेम बोल सकते हो जो आपको पता होने चाहिए, सो दैट कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ आए, राइट। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम कवर करेंगे टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज सिस्टम। मैं सबसे पहले नोट डाउन कर देता हूँ क्या कि क्या क्या हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। एक तो ये चीज कवर करेंगे हम। दूसरी जो चीज हम कवर करने वाले हैं दैट इज टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम। अब आप बोलोगे टाइप ऑफ सिस्टम कौन सा टर्म हो। देखो, टाइप ऑफ सिस्टम टर्म नहीं है, एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर कुछ आपको टर्म्स पढ़ने हैं। जैसे आपको यहाँ पे पढ़ना होगा ओपन सिस्टम क्या होता है। अभी आपको नहीं समझ आता, दैट इज फाइन। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो ओपन सिस्टम हो गया, फिर आपको क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ना है, देन आपको आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो आपने देखा सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री के बारे में आपको पढ़ना है। देन टाइप्स ऑफ सिस्टम में आप पढ़ोगे ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, एंड आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। उसके बाद जो आप टॉपिक पढ़ोगे दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ओके। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी अगेन ये अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर जो आप चीज पढ़ने वाले हो दैट इज इंटेंसिव, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं डिटेल में बताऊंगा क्या क्या सारी चीजें होती हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद जो आप पढ़ोगे दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, वो आपका होता है स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन बोल लो या स्टेट वेरिएबल बोल लो, ये क्या चीजें होती हैं, इन सबको जब हम ये टॉपिक कवर करेंगे तो हम देखेंगे। एंड देन लास्ट जो चीज आपको समझ में पढ़ना है बेसिकली दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं, ये भी अगेन अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। दैट इज थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ओके। तो ये सारी चीजें हम, ये 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। हम मेनली इन 3 को, स्टार्टिंग वालों को कवर करेंगे, एंड एक पार्ट 2 बनाऊंगा मैं इसका जिसमें आपको ये मिल जाएगा सेकंड वाला। तो पार्ट 1 में हम, पार्ट 1 अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1 में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ सिस्टम में ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है,
देन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एंड पार्ट 2 जब मैं लाऊंगा तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल क्या होता है, एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 इस वीडियो का, जिसमें हम कवर करेंगे सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज सिस्टम। आपके लिए 3 टर्म बोला, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, एंड बाउंड्री। अब देखो क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। जब आपको बोला गया था थर्मोडायनेमिक्स, मैं टी से लिखता हूँ थर्मोडायनेमिक्स, जब आपको बोला गया था थर्मोडायनेमिक्स, टी एच लिख देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बोला है कि ये तो या तो ये फिजिकल या केमिकल प्रोसेस होता है, जहाँ पे क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है ना, जहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो। थर्मोडायनेमिक्स मतलब फ्लो ऑफ हीट, तो कुछ फिजिकल या कुछ केमिकल प्रोसेसेस होंगे जहाँ पे फ्लो ऑफ हीट हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, वैसे प्रोसेस को आप थर्मोडायनेमिक्स बोलते हो। तो क्वेश्चन है कि अगर जो वो प्रोसेस हो रहा है जहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है, उसको मैं अभी के लिए बोलूँ कि रिएक्शन है वो, ओके। अब रिएक्शन है तो फिजिकल हो रहा है तो फिजिकल रिएक्शन बोल देना उसको, नहीं तो उसको केमिकल रिएक्शन बोल देना, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है। बट मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी जब रिएक्शन हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोल रहा हूँ। तो जहाँ पे वो रिएक्शन हो रहा है, जहाँ पे वो रिएक्शन हो रहा है, उसको मैं बोलता हूँ सिस्टम। जहां पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ रिएक्शन को होते हुए, उसको क्या बोलोगे आप, सिस्टम बोलोगे। तो अगर मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ सिस्टम के, उसके बाद मैं लेमन में एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेशन, ओके। तो अगर आपसे बोला जाए कि डेफिनेशन क्या है सिस्टम का, तो आप क्या बोलोगे, अ सिस्टम इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज डिफाइंड एज specific part specific part of universe, specific part of universe where the experiment is happening, okay। that means system वो एक स्पेसिफिक पार्ट है यूनिवर्स का जहां पे आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब थोड़ा इजी करके इसको समझाते हैं। मान लो कि आपका एक रिएक्शन हो रहा है जहां पे आपके पास लेट्स सपोज एक बर्नर है, लेट्स सपोज आपके पास एक बर्नर है और आप उसमें क्या कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, ओके। लेट्स अज्यूम आप इसमें पानी गर्म कर रहे हो, ये आपका पानी है, ओके। इसमें आप ये गर्म कर रहे हो, ये एक मान लो प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हीट यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, राइट। तो मैं बोलूंगा कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स का मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स, लिटरली यूनिवर्स जो वर्ड है वो यूनिवर्स जो आप समझते हो उसी की बात हो रही है। तो वहां पे एक पर्टिकुलर पोर्शन है, पर्टिकुलर एरिया है, ये एरिया है जहां पे मैं बोलूंगा कि क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो इस एरिया को मैं क्या बोल दूंगा, सिस्टम बोल दूंगा, ओके। इस एरिया को क्या बोल दूंगा, सिस्टम बोल दूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि ओके ये सिस्टम हो गया, और कोई एग्जांपल, तो और एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हो। लेट्स सपोज आपके पास एक ग्लास है, ओके, और उसमें पानी भरा हुआ है, लेट से पानी गर्म है, तो हीट बाहर की साइड डिसिपिएट होगी। तो यहाँ पे आप ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है जहाँ पे आप हीट के फ्लो को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये अगेन ये जो ग्लास है ये आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया। इजी है सिस्टम को समझना, सिस्टम क्या होता है। नाउ दूसरा जो टर्म हमने यूज करा है वो है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स होता है जो सिस्टम को छोड़ के हो, राइट। मान लो कि ये पूरा यूनिवर्स है, मतलब जस्ट मैं एक हाइपोथेटिकली बना रहा हूँ कि ये पूरा एक यूनिवर्स है, राइट। अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये जो एरिया है यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो इसको आपने क्या बोल दिया, सिस्टम बोल दिया। तो यूनिवर्स का जो बाकी पार्ट हो गया सिस्टम को छोड़ के, उसको आप क्या बोलोगे, सराउंडिंग बोलोगे। क्या बोलोगे, सराउंडिंग बोलोगे, राइट। तो सिस्टम आपको समझ आ गया, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है उसको सिस्टम बोलते हैं, और सराउंडिंग
जो बाकी पार्ट होता है यूनिवर्स का, उसको सिस्टम को छोड़ के उसको आप सराउंडिंग बोलते हो। तो अगर आपसे कोई पूछे डेफिनेशन सराउंडिंग का क्या हुआ, तो इजी सा एक डेफिनेशन लिख दोगे कि व्हाट इज सराउंडिंग। पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का सारा पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग। तो दैट मीन्स अगर मैं बोलूं सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्स। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स। आई होप आपको समझ आया होगा सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है। नाउ थर्ड चीज पे आते हैं, जो आपसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि बाउंड्री, राइट। बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री पे आते हैं। सो अब आप खुद ही गेस कर सकते होगे कि इस वाले डायग्राम में अगर ये पूरा यूनिवर्स है, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग, तो बाउंड्री क्या हो गया, जो चीज सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही हो। ओके, सो बाउंड्री के डेफिनेशन में लिखोगे कि इट सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। इजी है ना, कि ये सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग कर देता है, उसको आप क्या बोलते हैं, बाउंड्री। अब जैसे मैं ग्लास वाला एग्जांपल लूं, जो मैंने ग्लास वाला यहाँ पे एग्जांपल लिया था। अब ग्लास में क्या होगा कि आपको पता है कि ये ग्लास है, राइट, पानी अंदर है, ये गर्म पानी है, ये आपका सिस्टम है। तो ग्लास की जो बाउंड्री हो गई वो किस तरीके से काम करेगी, एक्चुअल बाउंड्री की तरह। ओके, ये सिस्टम हो गया, ये बाउंड्री हो गया, और ये सराउंडिंग हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है आप क्या बोल सकते हो, एक रियल बाउंड्री है, एक रिजिड बाउंड्री है। ओके, तो बाउंड्री क्या हो सकता है, रियल बाउंड्री हो सकती है, बाउंड्री कई बार क्या हो सकता है, इमेजिनरी बाउंड्री हो सकती है। मान लो कि लकड़ी है और उसमें आग लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको आप एक एक्सपेरिमेंट मान रहे हो, जहाँ पे हीट आपको ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप बैठे हुए हो, आपको आप सर्दी का दिन है, आपने आग लगा रखा है और आप हाथ सेक रहे हो उस पर, ठीक है। तो अब आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये सिस्टम है, तो आपको पता है कि हाँ इसके आसपास की बाकी सारी चीजें बाउंड्री है, लेकिन आप कैसे डिसाइड करोगे कि सिस्टम खत्म कहाँ हो रहा है और सराउंडिंग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो कई बार जरूरी नहीं है कि सिस्टम बिल्कुल रियल ही हो, दिखे आपको। कई बार आप इमेजिनरी मान सकते हो, एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री मान सकते हो इसके आसपास की, जो मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, इसके अंदर मेरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है ऑब्वियसली, एंड इसके बाहर मेरा सराउंडिंग है। तो याद रखना, जो आपका बाउंड्री होता है वो रियल भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बाउंड्री हमेशा ही क्या होती है, रियल होती है। इट कैन बी रियल एज वेल एज इमेजिनरी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री कितने टाइप के होते हैं। सो एक बार हमने ये चीज कवर कर लिया, फर्स्ट वाला सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो हम दूसरे पे आते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। मैं इतने क्या कर देता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ। जो हमारा दूसरा है वहां पे हम क्या कवर करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो अभी हमने देख लिया कि सिस्टम क्या होता है, अब हम समझना चाहते हैं कितने टाइप ऑफ सिस्टम हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो तीन तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका ओपन सिस्टम, एक होगा आपका क्लोज्ड सिस्टम, एंड तीसरा होगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है तीनों में डिफरेंस, मैं बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन सिस्टम का, एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। आप सब चाय कॉफी दूध कुछ ना कुछ जरूर पीते होगे, तो लेट्स से हम चाय का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कप है, ओके, एंड कप खुला हुआ है, मतलब चाय आप इजिली देख पा रहे हो, उसको पी रहे हो। तो यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से क्या है,
गर्म चाय है तो हीट यहाँ से निकल रही होगी। अब ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहां से आपका मैटर प्लस हीट दोनों का ट्रांसफर हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये आपको डेफिनेशन ही बता रहा हूं। व्हाट इज ओपन सिस्टम? अ सिस्टम इन विच द ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड हीट कैन टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जब आप बोलते हो मैटर एंड जब आप बोलते हो हीट, जब आप कप पकड़ते हो यहाँ से, लेट सपोज आपने कप पकड़ लिया, तो आपको क्या लगेगा? गरम लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली चाय गरम है। बिकॉज हो क्या रहा है? हीट बाहर यहाँ से निकल रही है। आया ना? यहाँ से क्या हो रहा है? हीट बाहर निकल रही है, तो हीट का तो एक्सचेंज हो ही रहा है। सिस्टम आपका कप क्या है? कप की जो मतलब लेट सपोज जिसको आप पकड़ रहे हो वो स्टील का हो सकता है, वो आपका सिरेमिक का हो सकता है, जिस चीज को आप टच करके जिसको आपने होल्ड कर रखा है, तो वो बाउंड्री की तरह एक्ट कर रही है। अंदर आपका सिस्टम है, बाहर आपका सराउंडिंग है, बट आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हाँ, हीट अंदर से बाहर निकल रही है। राइट? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हीट का एक्सचेंज हो रहा है। ऑब्वियसली यस। जब मैं मैटर की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली अगर ये ऊपर की साइड से खुला हुआ है तो वाटर वेपर बोल लो। सो वो चीज क्या हो रही है? यहाँ से बाहर आ रही है, वेपर बाहर निकल रहे हैं। ठीक है? अगर पानी है तो वाटर वेपर है, अदरवाइज क्या, चाय का जो आपको वो है वेपर, वो बाहर निकल रहा है। वेपर इज व्हाट? मैटर है, कुछ ना कुछ तो बाहर निकल ही रहा है उससे। राइट? तो दैट मीन्स मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम एंड सराउंडिंग में। तो ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे ओपन सिस्टम। सो ओपन सिस्टम का क्या हो गया? मैटर एंड हीट दोनों ही एक्सचेंज होते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नाउ हम आते हैं क्लोज सिस्टम पे। मैं क्लोज सिस्टम की बात करूं तो आपने ज्यादा कुछ नहीं करना। आपके पास सेम कप है, राइट? गरम चाय भी है अंदर। आपने इसको क्या करा? ऊपर से ढक दिया। आपने इसको ऊपर से ढक दिया, राइट? तो ऊपर से ढक दिया तो उससे क्या होगा? क्या हीट रुक जाएगा? बिल्कुल। हीट का तो एक्सचेंज बिल्कुल नहीं रुकेगा, राइट? दैट मीन्स हीट का तो एक्सचेंज होगा ही होगा। यहाँ से तो हीट बाहर निकलेगी निकलेगी। तो दैट मीन्स क्लोज सिस्टम में क्या होता है? हीट का एक्सचेंज तो होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग में, बट जो मैटर होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। रीजन बीइंग आपने इसको ऊपर से ढक दिया, तो जो वेपर निकल सकते थे अब वो वेपर अंदर ही रहेंगे। दैट मीन्स जो टोटल मास है उसका कांटेक्ट हो गया। दैट मीन्स वो हमेशा उतना ही रहेगा, क्योंकि कहीं से मास निकलने की, कहीं से वेपर निकलने की, कहीं से मैटर निकलने का कोई चांस नहीं छोड़ा आपने। लेकिन हाँ, वॉल से मैटर तो निकल नहीं सकता, खाली हीट निकल सकता है। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है? ओनली हीट ट्रांसफर हैपन्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग में आपका क्या होता है? ओनली मैट हीट का ट्रांसफर होता है, मैटर का नहीं होता। राइट? तो आपको आई होप समझ आया होगा ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है। नाउ अब आप खुद ही गेस कर पा रहे होगे कि थर्ड जो सिस्टम मैं बात करने वाला हूँ वो क्या होगा। थर्ड सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम है। अब आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम कप का एग्जांपल नहीं लेते, हम लेते हैं थर्मस का एग्जांपल। ओके, सो जो थर्मस होता है, आप सबको मम्मी ने बचपन में दिया होगा, या फिर आप ट्रेन में लंबा सफर करते हो तो थर्मस में चाय लेके जाते हैं या गर्म पानी लेके जाते हैं, या सर्दियों के दिन में थर्मस में गर्म पानी रखते हैं पीने के लिए। क्यों रखते हैं? ताकि ज्यादा टाइम तक हीट अंदर रहे। रीजन क्या होता है? देखो, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि देयर कैन नॉट बी एनी परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। आप जो सोचो कि 100% कोई परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम हो जाए तो वो एक मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट क्वेश्चन है कि आप मैं पहले ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये मिथ है, पहले ये तो बता दे आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा ट्रेंड से कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे ना तो हीट का एक्सचेंज हो सिस्टम सराउंडिंग में, ना तो मैटर का एक्सचेंज हो सिस्टम सराउंडिंग में, तो उस ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हो? आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मस जो आपका होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि देखो, थर्मस कुछ इस तरीके का होता है। एक छोटा सा ट्यूब होता है जो आपका वाटर चाहे जो भी है, पानी चाहे, उसको रखता है, और उसके बाहर एक वैक्यूम होता है। इसीलिए आपने देखा होगा थर्मस काफी मोटे मोटे से होते हैं,
तो बीच में उसमें वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम क्या कर देता है, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता, बिकॉज यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ट्रांसफर कैसे होगा, राइट। एंड आपका हीट, आपने मैटर को तो वैसे ही ढक्कन बंद करके या किसी तरीके से उसको रोक दिया है, तो दैट मीन्स यहाँ ना तो हीट ट्रांसफर होगा ना मैटर ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो काफी लंबे टाइम तक ये चीज हीट अंदर ही रहेगी। बट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जब हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं, ये आइसोलेट कर दूंगा पूरी तरीके से, तो फिर हीट, मतलब ये तो इनफाइनाइट टाइम तक होना चाहिए था ना कि गर्म का गर्म रहे। बट आपसे मैं खुद ही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ऐसा होता है क्या कि आप थर्मस में मान लो कि आपने गर्म चाय रखी हो और 5 दिन बाद देखो तब भी वो गर्म हो, नहीं। बिकॉज देखो, ये आप जब कुछ बना रहे हो तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके चक्कर में क्या होगा, हीट धीरे धीरे डिसिपेट हो ही जाएगी बाहर, राइट। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ठंडा होने लग जाएगा। लेकिन हाँ, एटलीस्ट ये प्रोसेस करके मैंने बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर दिया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक आइसोलेटेड सिस्टम 100% बनाना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके, हाँ, आप बहुत 99% ला सकते हो, 98% ला सकते हो कि हाँ 98% नियर टू आइसोलेटेड सिस्टम है, लेकिन 100% आप नहीं बना सकते कि आपने रख दिया और 5 साल बाद देख रहे हो कि गर्म का गर्म है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, आइडियल केस में आइसोलेटेड सिस्टम का यही मतलब है कि हीट एंड मैटर दोनों का ही ट्रांसफर ना हो सिस्टम एंड सराउंडिंग में। तो आप डेफिनेशन लिख पाओगे। एंड आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज ओपन सिस्टम, व्हाट इज क्लोज सिस्टम एंड व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ हमने ये डिस्कस करा था कि पार्ट 1 जो ये वीडियो है, फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने क्या क्या कवर करना है। हमने सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री कवर कर लिया। देन हमने देख लिया ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। लास्ट चीज जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, जो अम्ब्रेला टर्म है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम देखते हैं। एंड जो बचे हुए 2 टॉपिक हैं दैट इज स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल, एंड अगेन एक अम्ब्रेला टर्म थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। इसको मैं पार्ट 2 में, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा समझाना है मेरे को स्टेट फंक्शन में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में, उसके अंदर फर्दर 5-6 टर्म्स होती हैं जिसको एक्सप्लेन करना है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं बाकी जो 2 टॉपिक हैं उसको मैं सेपरेट पार्ट 2 करके आपके लिए ले आऊँगा। तो नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे। ओके, सो टर्म का नाम है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ओके, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में 2 चीजें मैं पढ़नी है, इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, नाम से ही आपको पता चला हुआ, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, इंटरनल, एक्सटर्नल, कुछ तो इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास से इंडिपेंडेंट होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं जो किस चीज पे, मैटर पे, मास पे डिपेंडेंट नहीं होता। दैट इज, आपको बोल सकते हो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मैटर। ठीक है, इनको आप बोलते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। एक्सटेंसिव, EXTENSIV, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन मास स्लैश मैटर। ओके, तो एक चीज जो हो गई वो आपके इंडिपेंडेंट हो गई मास मैटर से, एंड दूसरी चीज हो गई इस पर डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन है कि ये थ्योरेटिकली तो चलो याद कर लेंगे, एक बार को ढंग से समझाओ होता क्या इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कुछ बढ़िया सा एग्जांपल लेके, राइट। तो एग्जांपल लेके बताते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या होती है इंटेंसिव, क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे कर लेता हूँ।
मान लो आपके पास एक कंटेनर है, ओके, आपके पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मान लो इसका टेम्परेचर T है, इस कंटेनर का, इसके अंदर n नंबर ऑफ मोल्स है। आई होप आपको मोल्स समझ आए, क्योंकि ये स्टार्टिंग के चैप्टर का पार्ट है, आपको मोल्स पता होना चाहिए क्या होता है। ओके, लेट्स सपोज डेंसिटी है इसकी कुछ, अभी 3 से एग्जांपल लेते हैं, बाकी मैं आपको सारे नोट डाउन करा दूंगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो आप समझ जाओगे कि कौन सी इंटेंसिव कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब ये समझने के लिए कि क्या प्रॉपर्टी इंटेंसिव है क्या प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, मैं क्या कर देता हूँ, इसको हाफ में डिवाइड कर देता हूँ। ओके, अगर मैं हाफ में डिवाइड कर दूं, अच्छा ये चला गया, कोई नहीं, मैं बाहर लिख लेता हूँ। क्या क्या लिया था हमने, टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर T1 था, नंबर ऑफ मोल्स N1 था, ओके, एंड इधर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मोल्स मोल्स N1 था, और डेंसिटी D थी। तो जब मैंने हाफ कर दिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैटर को मैंने आधा आधा कर दिया, या मैं बोल सकता हूँ मास को मैंने आधा आधा कर दिया। तो दैट मीन्स जो चीज इंडिपेंडेंट है उस पे क्या होना चाहिए था, मास के आधा कर दो डबल कर दो कुछ फर्क नहीं होना चाहिए था। तो मान लो कि पहले अगर इस पूरे बॉक्स का, पूरे बड़े वाले बॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, जो पहले था, अगर इसका टेम्परेचर T1 था, तो क्या इसको बीच से हाफ हाफ कर दूंगा, मैं सेग्रीगेट कर दूंगा, कोई बाउंड्री लगा दूंगा, तो क्या टेम्परेचर आधा आधा हो जाएगा? नहीं। अगर ये टेक्निक होती तो बीच में मैं दीवार घर में कर देता हूँ और आधा आधा टेम्परेचर हो जाएगा दोनों रूम का, राइट, बट ऐसा होता नहीं है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो टेम्परेचर है वो आधा आधा करने के बाद भी इधर भी T1 रहेगा और इधर भी T1 रहेगा। दैट मीन्स ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई जो मास पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई जो मास पे डिपेंडेंट नहीं है। बट क्या नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स तो ऑब्वियसली आधे आधे हो जाएंगे, ओके, नंबर ऑफ मोल्स हाफ हाफ हो जाएंगे। तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्या डेंसिटी आधी हो जाती है किसी चीज को आधा आधा काट दो तो? नहीं, डेंसिटी सेम रहेगी दोनों की, हाँ या ना? तो डेंसिटी सेम रहेगी, तो दैट मीन डेंसिटी भी आपकी क्या हो गई, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा के कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगी कौन सी एक्सटेंसिव। मास क्या होगा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? मास, मास पे ही डिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, तो मास अगर मैं आधा कर दूं तो मास आधा आधा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, राइट। अब मैं आपसे एक आधे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको सारा लिखवा देता हूँ कि कौन सी इंटेंसिव कौन सी एक्सटेंसिव है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसका ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप सबको पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये बताता है किसी भी मैटर के लिए कि लाइट जब उससे ट्रेवल करेगी तो कितना ज्यादा उसमें बेंडिंग आएगी, राइट। जैसे आपका डायमंड का बहुत ज्यादा होता है, 2.42 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ इतना ही होता है, ठीक है, बट प्लीज आप चेक कर लेना एक बार। तो जितना ज्यादा नंबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, उतना ज्यादा लाइट बेंड होगी। तो मान लो एक पीस ऑफ डायमंड है आपके पास, लेट्स सपोज दिस इज अ पीस ऑफ डायमंड। क्या डायमंड को आधा आधा कर दो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आधा आधा हो जाएगा? नहीं, इसका भी 2.42 ही रहेगा, इसका भी 2.42 रहेगा। तो ये क्या सी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव होती है, कौन कौन सी एक्सटेंसिव होती है। नाउ अब दो चीजें लेते हैं, एक तो हो गया मोलर मास, ओके, ठीक है। आपसे पूछा जाए मोलर मास ये क्या है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो बताओ क्या होगा, सोच के देखो। मोलर मास जो होता है, अगर आप बात करो, आपके पास मान लो कि एक कंटेनर है, अब उसमें आपने नाइट्रोजन गैस भर रखी है, आधा आधा कर दिया नाइट्रोजन गैस को। तो इसका क्या मतलब हो गया, अभी भी तो इधर नाइट्रोजन गैस ही है और इधर भी अभी भी नाइट्रोजन गैस ही है। तो पहले अगर आपसे कोई पूछता मोलर मास क्या है, तो आप क्या बोलते हैं, 28। सो अगर अभी 20, पहले 28 बोल रहे थे, तो आधा आधा करने के बाद भी पूछेंगे कि इस वाले गैस का क्या है, तो 28 ही बोलोगे ना। तो मोलर मास तो वही रहेगा, चाहे आधा कर दो 1/4 कर दो, राइट। क्योंकि मैं जब मोलर मास बोल रहा हूँ तो मैं पहले ही सेट कर दे रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट कि मैं एक मोल की बात कर रहा हूँ,
राइट, चाहे उधर कितना ही हो। तो ये अगेन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब मैं आपके लिए नोट डाउन कर देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में पेपर में पूछे जा सकते हैं, आपको किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। मैं आपको लिखवा देता हूँ। आपकी जो मोलैरिटी मोलैरिटी मोलैलिटी, एक और चीज, जब मैं ये लिख रहा हूँ और अगर मान लो आपको क्लियर नहीं है कि ये कैसे हुआ इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे है। ओके, सो मोलैरिटी मोलैलिटी, बट आई होप आपको अब समझ आ गई होगी। मोलैरिटी मोलैलिटी, आप कंसंट्रेशन, एक्चुअली मोलैरिटी मोलैलिटी इज नथिंग बट कंसंट्रेशन, बट कंसंट्रेशन को आप किसी और टर्म्स में भी लिखते हो तब भी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही हुई। आपका डेंसिटी, आपके लिए टेम्परेचर, ये क्या है, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। प्रेशर आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। देन और क्या हो सकता है, आपका मोल फ्रैक्शन हो सकता है, मोल फ्रैक्शन, ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। उसके अलावा आपके लिए मोलर एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी, जिस भी टर्म में मोलर आ गया ना वो सारे इंटेंसिव होगा, क्योंकि आपने अब बोल दिया कि चाहे मैं अमाउंट कितना भी लूं, मैं बात एक मोल की कर रहा हूं। तो मोलर एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी के अलावा मोलर एंट्रोपी हो गया, मैं बोल देता हूँ मोलर एंट्रोपी हो गया, मोलर एंट्रोपी हो गया। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अभी हमने बात करी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, विस्कोसिटी हो गई, सरफेस टेंशन हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इससे ज्यादा आपसे पेपर में कुछ पूछेगा नहीं, आपसे हाथ मार के ये पूछ सकता है कि अच्छा ये बता दो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आई होप आपको आप क्लियर है कि वो क्या है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव। बट अगर मैं एक्सटेंसिव की बात करूँ तो हीट कैपेसिटी, जब आप हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखते हो ना तो उसमें मास आता है, ठीक है। तो अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको, बट आपको पता होना चाहिए हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला मास आता है, मास आ गया दैट मीन्स मास डिपेंडेंट हो गया। देन वो मास, खुद मास तो होगा ही होगा एक्सटेंसिव। वॉल्यूम, अगर मैं इसको आधा कर दिया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी तो हाफ हो जाएगा। ऊपर वाले गैस में अगर नाइट्रोजन को आधा आधा कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों का हाफ हाफ हो जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। देन आपका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, MOLES, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स हो गया आपका। देन गिब्स एनर्जी, जो भी मास पे डिपेंडेंट है वो सारे के सारे एक्सटर्नल एक्सटेंसिव हो गए। आपका गिब्स एनर्जी हो गया। देन एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो गई। एंथैल्पी आपको अभी नहीं पता एंथैल्पी, क्योंकि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा एंथैल्पी क्या होता है, लेकिन याद रखना कि एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जब उसको पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देन आपकी एंट्रोपी, एंट्रोपी को आप एस से डिनोट करते हो, इस चैप्टर के लास्ट में आएगा। एंड देन इंटरनल एनर्जी, ये भी आपने नहीं पढ़ी है लेकिन अभी आप आगे पढ़ोगे, इंटरनल एनर्जी, इसको आप यू से डिनोट करते हो। तो ये सारे आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। टर्म्स बेसिकली जो हम यूज करते हैं किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में, कौन कौन से हमने पढ़े हैं, हमने पढ़ा है सिस्टम, हमने पढ़ा है सराउंडिंग, हमने पढ़ा है बाउंड्री। उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम में ओपन क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम देखा। देन हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ा, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बच क्या गया है जो नेक्स्ट वीडियो में होगा, वो होगा आपका सबसे पहला तो स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल। स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल एक ही चीज है, इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे आपके आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। माइट भी अभी आपको ये टर्म समझ नहीं आ रहे हो, जब बट आपको जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जस्ट इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं ट्राई करूंगा वहां पे आपको एक्सप्लेन करने को। थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है, आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकता है, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।